हेलो स्टूडेंट, डियर स्टूडेंट, मैं सिद्धार्थ प्रभाकर। डियर स्टूडेंट, आज स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि आज का जो हम लोग का टॉपिक होगा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस। ठीक है स्टूडेंट, यानी कि ब्रीदिंग जो होता है और एक्सचेंज ऑफ गैसेस का पूरा मैकेनिज्म होता है स्टूडेंट, वन शॉर्ट वीडियो में मैं कंप्लीट करूंगा, पूरा एनसीईआरटी का निचोड़ दूंगा आपको। ठीक है, यानी कि एनसीईआरटी जो आप देख रहे हैं, ठीक है, उस एनसीईआरटी के हर एक लाइन, हर एक कॉन्सेप्ट को जो होता है स्टूडेंट आज हम लोग जो होता है डिस्कस करेंगे। तो स्क्रीन पर जैसे आप देख रहे होंगे, देखिए ध्यान से क्या क्या पोर्शंस है, मैं यहां पर जो होता है एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए स्टूडेंट क्या है, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि रिस्पिरेशन की बात करते हैं। रिस्पिरेशन किसको कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, लिखा हुआ ए प्रोसेस इन विच ऑक्सीडेशन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, यानी कि होता क्या स्टूडेंट, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करता है। ठीक है, किसकी बात कर रहा है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। एंड एनर्जी इज रिलीज इज कॉल्ड द रिस्पिरेशन। इसमें होता क्या, ऑक्सीडेशन होगा। मतलब स्टूडेंट क्या है, इसको मैं थोड़ा सा लिंक करता हूं। लिंक किससे करूंगा स्टूडेंट, जैसे मान लीजिए कि आप कोई भी फूड पार्टिकल्स को आपने इंटेक किया, यानी कि आपने क्या किया, आपने फूड को खाया है। जब आप फूड को खा लेते हैं तो आप देखते क्या है कि फाइनली जो होता है स्टूडेंट, ये जो होता है यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से, इस बार तो एनसीईआरटी ने क्या किया, पूरा डाइजेशन मैकेनिज्म आपका डिलीट कर दिया है, आपके सिलेबस में नहीं है। कॉम्प्लेक्स पार्ट से स्टूडेंट होता क्या है, वो सिंपल पार्ट में जो होता है कि ब्रेक डाउन होगा। ठीक है, यानी कि सिंपल पार्ट में टूटेगा। इसको तोड़ने के लिए क्या होता है स्टूडेंट, बहुत से एंजाइम आएंगे। कौन आएगा, एंजाइम आएंगे। ठीक है, और ये जो एंजाइम्स आप देख रहे हैं, ये एंजाइम्स होता है क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फॉर्म से उसको सिंपल फॉर्म में तोड़ देंगे। अब होता क्या स्टूडेंट कि ये फाइनली जो होता है कि आपका क्या होगा, जो सिंपल फॉर्म में टूटा है, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। क्या किया जाएगा, एब्जॉर्ब होगा। अब एब्जॉर्ब होने के बाद स्टूडेंट होगा क्या कि यह जो होता है कि आपके ब्लड में जाता है। अब ब्लड में जाता है तो होता क्या है स्टूडेंट, जैसे कि मान लिया आपने कुछ भी खाया है, तो आप खाते हैं तो आपको एटीपी कहां से मिलती है, यानी कि आपको एनर्जी कहां से मिलती है। ठीक है, यानी कि जो फूड पार्टिकल्स आपने लिया था उसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी यानी कि एटीपी बनने के लिए सबसे ज्यादा रोल किसका है, ऑक्सीजन का। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो एटीपी आपका नहीं बन पाएगा, आप कितना भी खाना खा लीजिए, कोई उसका मतलब नहीं है। ठीक है, तो आइए जो होता है स्क्रीन पर देखिए, आप ऑक्सीडेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि क्या होता है कि रिस्पिरेशन एक ऐसा मैकेनिज्म होता है, ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का ब्रेकडाउन किया जाता है, यानी कि इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एंड फाइनली क्या होगा कि एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि आपका एटीपी बनेगा, जिसको जो होता है हम लोग बायोलॉजिकल एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ब्रीदिंग की। किसकी बात करते हैं, ब्रीदिंग की। ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग जो होता है स्टूडेंट एक मैकेनिज्म होती है, अभी आगे भी डिस्कस हम लोग करेंगे। ब्रीदिंग क्या होता है स्टूडेंट, एक आपका मैकेनिज्म होता है। ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म आप देखते हैं, इसमें क्या होता है कि गैसियस एक्सचेंज होगा। ठीक है, यानी कि एक्सचेंजेस, देखिए लिखा है स्क्रीन पर, एक्सचेंजिंग ऑफ गैसेस। ठीक, यानी कि जो होता है कि इसमें क्या होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्लस होता है स्टूडेंट ऑक्सीजन, दो गैस हैं। ठीक है, जिसकी हम लोग बात करेंगे। एक क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक क्या हमारे पास ऑक्सीजन है। ठीक है, अब जो होता है कि इन्हीं का क्या होता है, एक्सचेंजिंग होती है, यानी कि क्या होता है स्टूडेंट, इनके एक्सचेंजिंग को हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन दोनों मैकेनिज्म्स इन्वॉल्व होगा। ठीक है, इंस्पिरेशन की मैं बता दे रहा हूं आपको। देखिए, इंस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, इंस्पिरेशन का मतलब होता है कि आपने जो होता है कि एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को लिया, और जो एक्सपिरेशन की बात करते हैं हम लोग, तो एक्सपिरेशन क्या होता है स्टूडेंट, एक्सपिरेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपिरेशन में क्या होगा कि जो आप कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट गैस होती है उसको आप क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। ठीक, तो स्क्रीन पर अब आइए देखिए कि आपको दिखाई देगा रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स। अब हम बात करते हैं कि जो रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, क्या जो होता है कि इस अर्थ सरफेस से बहुत से लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं स्टूडेंट, जो क्या करते हैं, रिस्पिरेशन करेंगे। रिस्पिरेशन करने के लिए क्या सबके पास लंग्स का डेवलपमेंट हुआ, क्या नेचर ने सबको लंग्स दिया है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे जो होता है कि ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास होता है स्पेसिफिक कुछ रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, जो कि एनसीईआरटी में आपको दिया है, और ये आपको जानना भी पड़ेगा। देखिए क्या है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि स्क्रीन पर आप देखिए कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स, ये जो होता है कि यहाँ पर आप देखिए टेबल में एक बनाया हूं, यहाँ पे मैं क्या बनाया हूं, टेबल बनाया हूं। ठीक है, ये जो होता है कि आपका रिस्पायरेटरी ऑर्गन्स है, और इधर जो होता है कि एग्जांपल ऑफ एनिमल्स है। ठीक है, यानी कि कौन से जो होता है कि रिस्पायरेटरी ऑर्गन किस जो होता है कि एनिमल के पास है, ये आपको जानना है। जैसे स्क्रीन पर देखिए जो होता है कि जनरल बॉडी सरफेस की अगर हम बात करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, किसकी बॉडी सरफेस की बात करते हैं, तो जो फाइलम आपका पोरीफेरा है, ठीक है, यानी कि फाइलम पोरीफेरा से लेकर के एस्केल्मेंथिस तक,
ठीक है, यानी कि पोरीफेरा से लेकर के एस्केल्मेंथिस तक जो होता है कि इनका क्या होता है, बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, यानी कि एक प्रोसेस से हो रहा है। कौन सी प्रोसेस से? सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। यानी कि होता क्या है इसमें कि उनकी बॉडी सरफेस होती है, बॉडी सरफेस से गैसियस एक्सचेंज हो जा रहा है। ठीक है, कहां से? किस फाइलम से? पोरीफेरा से लेकर के एस्केल्मेंथिस तक। अब आते हैं जो होता है कि हम स्किन की बात कर लेते हैं या फिर क्यूटिकल्स की बात कर ले रहे हैं। देखिए जो अर्थवार्म होता है, अर्थवार्म हो गया, फ्रॉग हो गया स्टूडेंट, ये क्या करते हैं, ये अपने स्किन से रिस्पिरेशन कर लेते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए क्या होता है इनके पास क्यूटिकल, देखिए जो स्किन से रिस्पिरेशन करता है उसको हम क्यूटिनेसियस रिस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए गिल्स की बात करते हैं। गिल्स क्या होता है स्टूडेंट, जैसे यहां पे देखिए क्या है कि आपका फिश हो गया या फिर एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हो गया। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स मतलब ऐसे आर्थ्रोपोडा की बात कर रहे हैं जो वाटर मीडियम में पाए जाते हैं, उसको हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोड कहेंगे। उसके बाद देखिए क्या आपका टेडपोल है, क्या आपका टेडपोल लार्वा है। टेडपोल लार्वा की मैं अगर बात कर ले रहा हूं थोड़ा सा, देखिए जो टेडपोल लार्वा होता है ये जो होता है कि आपको फ्रॉग में देखने को मिलेगा। किसमें देखने को मिलता है? फ्रॉग में। ठीक है, फ्रॉग जो होता है इसमें टेडपोल लार्वा देखने को मिलता है, और जो टेडपोल लार्वा होता है प्योर क्या होगा स्टूडेंट? एक्वेटिक होता है, यानी कि ये जो होता है कि वाटर मीडियम में ही रहेगा, एक्वेटिक होगा आपका। ठीक, अगर जो होता है कि यहाँ पे गिल्स की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे फिश हो गया, फिर जो होता है कि जैसे एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स में आपका प्रॉन आ जाएगा। ठीक है, टेडपोल लार्वा हो गया, ये सब क्या करते हैं? गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद हम बुक गिल्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? बुक गिल्स की। बुक गिल्स जो होता है एक तरह का रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है जो कि ल्यूमलस या फिर किंग क्रैब के पास पाया जाता है। ल्यूमलस का ही जो होता है स्टूडेंट कॉमन नेम होता है, क्या है आपका? किंग क्रैब, इसको हम कहते हैं। बुक लंग्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, स्कॉर्पियन हो गया और स्पाइडर हो गया। ठीक है, यानी कि जो आपका स्कॉर्पियन है या फिर जो स्पाइडर होता है, इनके पास जो होता है कि स्टूडेंट जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है उसको क्या कहेंगे हम लोग? बुक लंग्स कहेंगे। ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स की बात करते हैं, जितने भी इंसेक्ट होते हैं, जैसे यहां पर मैं कॉकरोच की बात कर रहा हूं। कॉकरोच होता है एक तरह का इंसेक्ट हुआ। ठीक है, इनके पास जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है वह होता है ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होता है। क्या होता है? ट्रैकियल ट्यूब्यूल्स होता है। उसके बाद जो होता है कि पल्मोनरी सैक की बात करते हैं। ठीक है, किसकी बात करेंगे? पल्मोनरी सैक की बात करते हैं। जो पल्मोनरी सैक्स होता है, ठीक है, पल्मोनरी सैक्स है यानी कि लंग्स क्या है, ये मोलस्का। देखिए क्या है कि क्रस्टेशियन है। ठीक है, यानी कि अब जो मोलस्का की हम बात कर लेते हैं तो इनके पास जो होता है कि ये एक्वेटिक मीडियम में भी जो होता है कि आपका रिस्पिरेशन कर लेंगे, और जो होता है लैंड सरफेस पे भी कर लेते हैं। उसके बाद लंग्स की बात करते हैं। लंग्स होता है रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है एम्फीबिया से लेकर के मैमल्स तक, यानी कि जो फाइलम आप जो आप क्लास देखते हैं कि एम्फीबिया है, उस एम्फीबिया से लेकर के मैमल्स तक क्या होगा स्टूडेंट? लंग्स का डेवलपमेंट है। इसमें किसी प्रकार का कोई डाउट आपको नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ये तो हो गया हमारा रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अब देखिए क्या है कि जो रिस्पिरेटरी ऑर्गन्स हो गया है आपका, ठीक है, नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं स्टूडेंट, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट पेज पे चलने के लिए, ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ तो अपडेट करना पड़ेगा क्या? स्क्रीन पर देखते रहिए स्टूडेंट, जो है कि मैं थोड़ा सा इसको देखता हूं कहां पे क्या प्रॉब्लम हो रही है। चलिए ठीक है, रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे? रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब जो होता है कि नेक्स्ट स्लाइड आपके सामने है, जिसको जो होता है हम लोग क्या कहेंगे? रिस्पिरेटरी ट्रैक की बात करते हैं। देखिए क्या रिस्पिरेटरी ट्रैक है आपका, ठीक है, सेकेंड स्लाइड है। ठीक, अब जो होता है स्टूडेंट देखिए क्या है कि स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, यानी कि रिस्पिरेटरी ट्रैक है आपका। क्या है? रिस्पिरेटरी ट्रैक होता है। रिस्पिरेटरी ट्रैक यानी कि आपका जो एनसीईआरटी में दिया हुआ ह्यूमन बींग्स में आपको जो होता है पूरा डिटेल आपका रिस्पिरेशन पढ़ना है।
तो यहां पे देखिए क्या स्टूडेंट की जो रिस्पायरेटरी ट्रैक की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए क्या है कि आपका ये एक्सटर्नल नोस्ट्रिल है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल किसको कहते हैं, यानी कि ओपनिंग ऑफ नोज है, ठीक है, यानी कि जो आपकी नोज की ओपनिंग होती है उसको हम क्या करें, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल करें। उसके बाद होता है कि आपका क्या है, वेस्टिब्यूल्स है। वेस्टिब्यूल्स जो स्टूडेंट देख रहे हैं कि यानी कि एक्सटर्नल नोस्ट्रिल जो होता है पीछे की तरफ आपका ओपनिंग होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, वेस्टिब्यूल्स कहते हैं। और ये जो वेस्टिब्यूल्स आप देख रहे हैं इसी में जो होता है कि आपका हेयर पाया जाएगा, आपके नोज में हेयर पाए जाते हैं। उसके बाद होता है स्टूडेंट इसमें क्या होता है कि आपके कुछ ग्लैंड भी पाए जाएंगे, क्या पाया जाएगा, ग्लैंड भी पाए जाएंगे। उसके बाद आप नेजल चेंबर देख रहे होंगे, पीछे की तरफ ओपनिंग होगा। उसके बाद होता है कि इंटरनल नर्व्स होंगे, नेजल फेरिंग्स होगा, ठीक है, क्या होगा स्टूडेंट, नेजल फेरिंग्स होगा। उसके बाद होता है कि फेरिंग्स होगा। फेरिंग्स होता है स्टूडेंट क्या होता है, एक तरह का कॉमन पैसेज होता है, ठीक है, जहां पे क्या होता है कि बोथ यानी कि आपका एयर हो गया प्लस आपका जो होता है कि फूड हो गया, दोनों जो होता है स्टूडेंट यहां पर आपका मिक्स होते हैं, ठीक है। तो फेरिंग्स होता है, कॉमन पैसेज होता है। ग्लॉटिस की बात कर लेते हैं हम लोग। ग्लॉटिस देखिए क्या स्टूडेंट, अभी स्ट्रक्चर में आपको बताऊंगा। जो ग्लॉटिस होता है, ये से मान लीजिए अगर मैं यहां पे थोड़ा सा ड्रा कर लेता हूं ऐसे ही, जैसे मान लीजिए कि एक आपका ग्लॉटिस है, ठीक है। जो ग्लॉटिस होता है उस जैसे क्या है कि हम लोग पास होता है कि एक विंड पाइप होता है और एक क्या होता है, फूड पाइप होता है, ठीक है। तो विंड पाइप और फूड पाइप्स के ऊपर एक ईपीग्लॉटिस होती है। वह ईपीग्लॉटिस करेगी क्या स्टूडेंट कि वह होता है कि जैसे मान लीजिए आपने एयर इनटेक किया है, ठीक है, और आपने फूड पार्टिकल को लिया है, तो जो विंड पाइप होता है, विंड पाइप में एयर जाना चाहिए, और जो आपका फूड पाइप होता है, फूड पाइप में आपका फूड पार्टिकल्स जाना चाहिए। तो ऐसा क्या है कि जो एपीग्लॉटिस होती है वो एपीग्लॉटिस वहां से प्रिवेंट करती है, यानी कि प्रोटेक्शन एक तरह से प्रोवाइड कर रही है कि आपका जो फूड पार्टिकल्स है वह फूड पार्टिकल्स होता है कि आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक में नहीं जाने देगी, ठीक है। तो ये क्या करता है, ग्लॉटिस का काम करता है, ठीक है, ग्लॉटिस एपीग्लॉटिस, ठीक है। लैरिंग्स की अगर हम बात कर लेते हैं कि लैरिंग्स देखिए क्या होता है, इसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, जहां से क्या होगा स्टूडेंट, साउंड प्रोड्यूस होता है। अब जो होता है कि जो लैरिंग्स होता है, जैसे मान लीजिए कि कोई मेल है, ठीक है, उसके बाद होता है कि फीमेल है। तो जो मेल और फीमेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है स्टूडेंट, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स है। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है, ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स मेल में पाया जा रहा है और ये प्यूबर्टी के समय रिलीज होगा, जिसके कारण क्या होता है कि जो लैरिंग्स होता है मेल में क्या होगा, ये देखिए काफी ज्यादा जो होता है बाहर निकल जाता है, ये उभरा हुआ रहेगा। और इनका जो साउंड होता है स्टूडेंट जो होता है कि बहुत ज्यादा थीन नहीं होगा, ठीक होगा, ठीक है। जो फीमेल होती है, फीमेल में होता है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है लेवल नहीं होता है, यानी कि उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स नहीं रिलीज हो रहा है, जिसके कारण क्या होता है कि उनका जो वॉइस बॉक्स जो होता है स्टूडेंट ये बहुत ज्यादा उभरा हुआ आपको नहीं दिखाई देगा, और इसमें इनकी जो आवाज होती है काफी ज्यादा सुरीली भी होती है। ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया जो होता है स्टूडेंट विंड पाइप है, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, विंड पाइप की, ठीक है। विंड पाइप होती है यानी कि जो जहां से क्या होता है कि एयर इनटेक करेगा, अभी डायग्राम में पूरा डिटेल आपको बताता हूं। जो ट्रैकिया होती है आगे चल करके डिवाइड हो जाती है, ब्रोंकियल ट्री बना लेगी, ठीक है। उसके बाद होता है फाइनली आपका रिस्पायरेटरी ट्री बन जाता है, ठीक है स्टूडेंट। ये तो हो गया आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक की बात। अब जो होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे आप बॉक्स में देख रहे होंगे कि रिस्पिरेशन जो होता है बाय स्किन, दैट इज कॉल्ड द क्यूटिनेसियस, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो स्किन के द्वारा रिस्पिरेशन कर रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, क्यूटिनेसियस कहते हैं। उसके बाद जो होता है कि लंग्स के द्वारा अगर करता है तो पल्मोनरी कहलाएगा, अगर गिल्स के द्वारा करता है तो ब्रैकियल कहलाएगा, क्या कहलाएगा, ब्रैकियल कहलाएगा, ठीक है। अब जो होता है कि हम वन बाय वन जो होता है स्टूडेंट बात करते हैं। जैसे लैरिंग्स की बात करेंगे सबसे पहले कि लैरिंग्स क्या है। देखिए क्या है, जो लैरिंग्स आप देख रहे होंगे ये लैरिंग्स होता है स्टूडेंट कार्टिलेजिनस होता है। कार्टिलेजिनस क्या होता है, कार्टिलेज होता है स्टूडेंट जस्ट लाइक एज अ बोन होता है, लेकिन बोन की तरह ही होगा लेकिन बोन नहीं होगा, ठीक है। कार्टिलेज होता है एक बोनी लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, ठीक है। तो उसी का जो होता है कि आपका लैरिंग्स बना हुआ है। लैरिंग्स इज ए कार्टिलेजिनस बॉक्स है विच हेल्प इन द साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। जिस किसमें हेल्प करता है, साउंड के प्रोडक्शन में स्टूडेंट हेल्प करता है। जो लैरिंग्स है ये किसमें हेल्प करेगा, साउंड के प्रोडक्शन में जो होता है कि हेल्प करता है। एंड हेंस कॉल्ड द साउंड बॉक्स, उसको हम क्या कहते हैं, साउंड बॉक्स कहते हैं। उसके बाद देखिए क्या है जो मैं ऊपर आपको बताया। ट्रैकिया की बात करते हैं। ट्रैकिया मतलब हो गया विंड पाइप, ठीक है। ट्रैकिया जो होता है इट इज ए 16 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि 16 से लेकर के जो होता है
ठीक है, यानी क्या है कि इतने सेंटीमीटर क्या होगा स्टूडेंट, आपका लॉन्ग होता है। उसके बाद देख रहे हैं कि आपका ट्यूब्स होता है, प्रेजेंट होता है, यानी कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होगा, कंप्लीट लेंथ ऑफ द नेक टू एंटेरियर पार्ट्स ऑफ द थोरैकिक कैविटी, यानी कि जो थोरैकिक कैविटी होती है उस थोरैकिक कैविटी के एंटेरियर पार्ट तक जो होता है स्टूडेंट क्या होगा कि ये प्रेजेंट होगा, वहां से फिर क्या होगा डिवाइड हो जाता है। कर रहा है कि इनकम्प्लीट द लेंथ ऑफ द ट्रैकिया, अगर ट्रैकिया की टोटल और लंबाई की बात कर लेते हैं, ठीक है, ठीक है, तो इसमें देखिए क्या होता है कि 16 to 20, ठीक है, कितना पाया जाएगा 16 to 20, यानी कि सी शेप में इस तरीके से होता है कि आपको कार्टिलेज रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जिसका नंबर कितना होगा 16 से 20 होगा, सी शेप में होगा, रिंग होगा। इट इज प्रेजेंट होता है प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम द कोलैप्सिंग, ये करता है क्या है स्टूडेंट कि जो ट्रैकिया है वो ट्रैकिया कोलैप्स ना करे, ठीक है, जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं ये ट्रैकिया जो होता है कि आपका कोलैप्स ना करे, इसलिए क्या होता है कि ये इसको प्रिवेंट करने का काम करता है, ठीक है, क्योंकि जो ट्रैकिया होता है इसमें क्या होगा कि एयर फिल होगा, और एयर जब फिल होगा तो जो होता है कि उसके पीछे आपका क्या है फूड पाइप होती है, तो वह फाइनली कोलैप्स ना करे, इसलिए से होता है कि नेचर ने वहां पे क्या किया है कि सी शेप में कार्टिलेज रिंग लगाया है, स्ट्रक्चर अभी आपको दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कंपोज्ड ऑफ द हाइलाइन कार्टिलेज, ये किसका बना हुआ है, ये जो होता है हाइलाइन कार्टिलेज का बना हुआ, कार्टिलेज के टाइप अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें जो होता है आपको पता चलेगा, ठीक है, तो ये क्या होता है कि आपका हाइलाइन कार्टिलेज होते हैं, जिससे जो होता है कि आपका फाइनली वह बना हुआ है। कह रहा है कि दीज रिंग्स आर जो होता है इनकम्प्लीट ऑन डॉर्सल सरफेस ऑफ द ट्रैकिया, देखिए क्या है कि जो रिंग की हम बात कर रहे हैं ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट नहीं है, जैसे मान लीजिए ये कि पूरी तरह से ये रिंग नहीं बनती है, ठीक है, क्या होता है कि इनकम्प्लीट होता है, मतलब ऐसे जो होता है इनकम्प्लीट बनेगा, क्योंकि पीछे जो होता है स्टूडेंट क्या है फूड पाइप है, ठीक है, तो वह क्या होता है इनकम्प्लीट होता है। उसके बाद जो होता है ब्रांकियल ट्री की बात करते हैं कि व्हेन ट्रैकिया एंटर इनटू द थोरैकिक कैविटी, जब ट्रैकिया जो होता है यानी कि विंड पाइप हमारा एंटर करता है थोरैकिक कैविटी में जाएगा, वो फाइनली इट डिवाइडेड इनटू द ब्रांचेस इज कॉल्ड द प्राइमरी ब्रांकस, वो क्या होता है स्टूडेंट सबसे पहले जो होता है कि प्राइमरी से होता है ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जिसको हम प्राइमरी ब्रांकस कहते हैं। ब्रांचेस ऑफ प्राइमरी ब्रांकस अप टू टर्मिनल ब्रांक्यूल्स मेक द ब्रांकियल ट्री, और वही आगे चल करके एक से दो पार्ट्स में, दो पार्ट से तीन पार्ट में ऐसे जो होता है डिवाइड करता चला जाएगा, और फाइनली ब्रांकियल ट्री का फॉर्मेशन कर लेगा स्टूडेंट, यानी कि ट्री लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, ठीक, उसके बाद जो होता है स्टूडेंट कि हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज पर, देखिए लंग्स की बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग, लंग्स की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए लंग्स क्या होता है, लंग्स होता है ए पेयर ऑफ द लंग्स आर प्रेजेंट इन द थोरैकिक कैविटी, ठीक है, यानी कि एक पेयर यानी कि दो लंग्स आपके पास है, जो कहां प्रेजेंट होता है आपका थोरैकिक कैविटी, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट है, ठीक है। लंग्स आर कवर्ड बाय डबल मेम्ब्रेन, जो आपकी लंग्स होती है वह जो होता है कि एक मेम्ब्रेन से जो होता है कवर होती है, ढकी रहती है, जिसको हम क्या कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहेंगे, उस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल फ्लूइड अप्रोक्सीमेटली जो होता है कि 150 ml जो होता है प्रेजेंट होगा, दैट इज द रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑन द लंग्स ऑफ द सरफेस। देखिए क्या स्टूडेंट, जैसे मैं यहां पे एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं, जैसे मान लीजिए कि यह जो होता है कि स्टूडेंट आपका लंग्स है, ठीक है, तो इस लंग्स की जो होता है कि ऊपर एक प्लूरल मेम्ब्रेन्स होती है, और इस प्लूरल मेम्ब्रेन का काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जो होता है कि एक फ्लूइड होता है जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहेंगे, क्या कहते हैं उसको हम लोग प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। जैसे आप लिखा है कि व्हेन प्लूरल फ्लूइड इंक्रीज, अगर इस प्लूरल फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन होता है किसी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण अगर जो होता है कि ये इंक्रीज कर जाता है, तो एक बीमारी हो जाती है, उसको हम क्या कहते हैं प्लूरेसी कहते हैं, क्या कहेंगे उसको हम लोग प्लूरेसी कहते हैं। तो प्लूरेसी नाम की इसमें क्या हो जाती है डिजीज आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद जो होता है यानी कि फाइनली फ्रिक्शन, ठीक है, यानी कि किसी भी कंडीशन में कि आपके लंग्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ताकि जो होता है कि आपका लंग्स डैमेज ना हो, फ्रिक्शन से रिड्यूस कर देगी, उसको कम कर देती है। उसके बाद जो होता है कि हम एल्वुलाई की बात करते हैं। देखिए एल्वुलाई जो होता है कि एज ए बैलून लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, और हम अगर देखिए क्या स्ट्रक्चरल जो होता है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, ठीक है, एल्वुलाई को हम क्या कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कहेंगे। जैसे जिस प्रकार से नेफ्रॉन को हम लोग जो होता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं, उसी तरह से क्या होता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑफ जो होता है कि लंग्स क्या है आपका एल्वुलाई है। एल्वुलाई की अगर नंबर की बात करते हैं स्टूडेंट, तो अप्रोक्सीमेटली जो होता है 300 मिलियन एल्वुलाई आर प्रेजेंट इन द बोथ लंग्स। आपका जो दोनों लंग्स होता है यानी कि बोथ लंग्स में जो होता है 300 मिलियन होता है कि एल्वुलाई प्रेजेंट है।
वॉल ऑफ द एल्वुलाई कंसिस्ट ऑफ द 2 लेयर्स, ठीक है, यानी कि बेसिकली एनसीईआरटी में आपको यहाँ पे 3 मिल जाएगा, ठीक है। 3 लेयर्स होता है, कंपोज होती है, जैसे मान लीजिए फाइब्रस आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, इनर लेयर इज कंपोज्ड ऑफ द सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू होती है। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू रहने के कारण ही जो एल्वुलाई होती है, यह एल्वुलाई गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है और गैसियस एक्सचेंज का प्राइमरी साइट है। यही से स्टूडेंट जो होता है गैसियस एक्सचेंज आपका होगा, ठीक। जैसे यहाँ पे देखिए फायरिंग्स में नोट करके मैं बता दिया आपको कि जो फायरिंग्स होता है कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर, जो कि मैं पहले आपको बता चुका हूं रिस्पायरेटरी ट्रैक में कि जो फायरिंग्स है, फायरिंग्स एक तरह का क्या होता है कॉमन पैसेज होती है जहां पे फूड पार्टिकल्स प्लस होता है एयर दोनों आपस में आकर के मिल जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद होता है कि नेक्स्ट पेज पर हम लोग चलते हैं, ठीक। इस स्ट्रक्चर को ध्यान से देखिए अब, ठीक है। ये एनसीईआरटी का स्ट्रक्चर है, ये अगर आप समझ गए तो सब समझ गए। देखिए क्या स्टूडेंट, ये जो हम बात कर रहे थे आपका एपिग्लॉटिस का, इसी एपिग्लॉटिस यानी कि ये जो एपिग्लॉटिस है स्टूडेंट, ये जो होता है ग्लॉटिस के जस्ट ऊपर है। इसको मैं कह रहा था कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करने का काम करता है कि जो आपका फूड होता है ये फूड आपका विंड पाइप में न जाए, यानी कि विंड पाइप में न जाए, ये एपिग्लॉटिस उसको रोकने का काम करेगी बच्चा, ठीक। उसके बाद जो होता है कि लैरिंग्स की हम बात कर लेते थे कि लैरिंग्स जो होगा स्टूडेंट यहां पे आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये लैरिंग्स है, ठीक। लैरिंग्स इसको हम जो होता है कि साउंड बॉक्स कह रहे थे या फिर जो होता है कि वॉइस बॉक्स कहते हैं, ये क्या करेगा आपका साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहां पे मैं आपको बताया हूं कि मेल और फीमेल में जो आप थिकनेस और थिननेस आवाज देखते हैं ये क्यों होता है, ये जो होता है कि मैं बताया हूं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण हो रहा है, ठीक है। यहां से आप जो देख रहे हैं ये ट्रैकिया होती है, ट्रैकिया को जो होता है स्टूडेंट हम लोग क्या कर रहे हैं, विंड पाइप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसको हम लोग विंड पाइप कर रहे हैं। और ये जो ट्रैकिया आप देख रहे हैं स्टूडेंट, ये जो होता है कि इसके ऊपर आप देख रहे होंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे जो होता है कि आपका सी शेप में इनकम्प्लीट कार्टिलेज रिंग लगे हुए हैं। इसको हम क्या कहेंगे, इसको जो होता है हम लोग कार्टिलेज रिंग कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहेंगे, कार्टिलेज रिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद आप देखिए कि जो आपका ट्रैकिया होता है, ये ट्रैकिया आगे चल करके 2 ब्रांच में डिवाइड हो गई है। ये जो होता है 5th वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यानी कि जो वर्टिब्रल कॉलम का आप जो देखते हैं, ठीक, यानी कि 5th जो होता है कि यहां पर क्या होगा कि आपका वर्टिब्री से यहां पे डिवाइड हो जाता है, यानी कि फाइनली जो होता है कि 2 ब्रांच में डिवाइड हो जाएगा। और आगे आप देख रहे होंगे कि ये आगे चल करके यानी कि इस तरीके से स्टूडेंट डिवाइड किया है, फिर ऐसे डिवाइड किया है, फिर ऐसे डिवाइड किया है, यानी कि इस तरीके से होता है स्टूडेंट, ये फाइनली क्या कर रहा है आपका डिवाइड हो जा रहा है, ठीक है। और ये क्या बना रहा है, ब्रांकियल ट्री बना रहा है। उसके बाद होता है कि आप देखिए कि यहाँ पे ब्रोंकस में लिखा हूं, ठीक है। उसके बाद होता है कि ये आपका एल्वुलाई, सबसे लास्ट में क्या होगा, इसमें आपको एल्वुलाई मिलेगा, जो एल्वुलाई आप पढ़ चुके हैं कि एक तरह का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल होता है लंग्स का, और इसका नंबर मैं आपको बता चुका हूं कि 300 जो होता है कि मिलियन होगा आपका बोथ लंग्स में, ठीक है, दोनों लंग्स मिलाकर के। जो आपका लंग्स होता है इसमें देखिए क्या होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है, जो आप देख रहे हैं, जैसे यहां पे मेंशन कर दे रहा हूं, ये प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। ये प्लूरल मेम्ब्रेन से क्या होता है स्टूडेंट, आपका कवर रहेगा, ठीक है। और ये जो प्लूरल मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर जो होता है कि आपका प्लूरल फ्लूइड्स पाया जाता है, और प्लूरल फ्लूइड्स होता है स्टूडेंट क्या करता है कि उसको फ्रिक्शन जो रहेगा, इस फ्रिक्शन को रिड्यूस कर देता है, ठीक है, यानी कि इसको क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक, आपके लंग्स को प्रोटेक्ट कर लेगा। ये फाइनली ब्रोंकियल हो गया, ठीक। उसके बाद जो होता है कट एंड ऑफ द रिब्स, यानी कि ये रिब्स की बात कर रहा है, ठीक है। ये जो रिब्स, आप रिब्स का नंबर कितना होता है, 12 पेयर्स होगा, कितना होगा, 12 पेयर्स आपके रिंग्स होते हैं। देखिए क्या थोरैकिक कैविटी कैसे बना है, ऐसे मान लीजिए कि यह आप देख रहे होंगे बीच में आपका स्टेर्नम चल रहा है, और यहाँ पे रिब्स ऐसे ऐसे जो होता है स्टूडेंट कि आपका रिब्स जो होता है लगा हुआ है, और ये पीछे जाकर के जो होता है आपके वर्टिब्रल कॉलम से अटैच हो गया और एक तरह का कैविटी बना रहा है, जिसको हम थोरैकिक कैविटी कह रहे हैं।
नीचे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे डायफ्राम होगा, डायफ्राम का बहुत बड़ा रोल होगा और ये जो होता है कि आपका डोम शेप में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, डायफ्राम नीचे आप बीच में आप देख रहे होंगे कि प्यारा सा एक आपका हार्ट बना हुआ, और हार्ट में आप जो देख रहे होंगे कि जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है इधर थोड़ा सा आपका हार्ट दबा हुआ है। ठीक है, जिसके कारण जो होता है कि यहाँ पे हार्ट नॉस का फॉर्मेशन होता है और हार्ट यहाँ पर आपका नेचर ने सेट किया है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पे देखिए इस डायग्राम में कि जो लंग्स है, जैसे मान लीजिए दो लंग्स, एक राइट लंग्स है, एक आपके पास लेफ्ट लंग्स है। यहाँ पे देखिए लेफ्ट लंग्स में ये आपका जो नॉस का फॉर्मेशन हो रहा है, मतलब यहाँ पर आपका हार्ट का डेवलपमेंट होने के कारण ऐसा है। जो आपका राइट लंग्स होता है ये तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, कौन कौन से? सुपीरियर लोब होता है, मिडिल लोब होता है, इंफीरियर लोब होता है, इतने पार्ट्स में डिवाइड है। जबकि जो आपका लेफ्ट लंग्स होता है सुपीरियर लोब और इंफीरियर लोब दो ही पार्ट्स में आपका डिवाइड है, और आपका राइट लंग्स होता है तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद होता है कि हम लोग चलते हैं फिर नेक्स्ट स्लाइड पर, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं स्टूडेंट। ठीक, यहां पे देखिए क्या है कि आप ध्यान से देखिएगा कि यहां पर ये एल्विलाई का स्ट्रक्चर है, और इस एल्विलाई के ऊपर देखिए जो होता है ब्लड कैपिलरी, किस तरीके से ब्लड कैपिलरी पूरा लगा हुआ है। ठीक है, ये तो अभी आगे भी आपको मिल जाएगा, इसमें परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक, अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग पे थोड़ा सा। किस पे बात करेंगे? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, देखिए मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग क्या होता है? मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग का मतलब है स्टूडेंट कि जैसे मान लीजिए कि आप दो कंडीशन होगा, एक होता आपका इंस्पिरेशन और एक होता है आपका जो है कि एक्सपिरेशन। ठीक है, यानी कि एक बार आप क्या करते हैं कि एटमॉस्फेरिक एयर से ऑक्सीजन को लेंगे और एक बार जो होता है कि आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज करेंगे। इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन मैकेनिज्म में आपका थोरैकिक कैविटी का क्या पोजीशन होता है ये मैकेनिज्म में बताने जा रहा हूं। देखिए क्या, जैसे स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहां से जो होता है कि आप एयर को इनटेक कर रहे हैं, एयर को इनटेक कर रहे हैं यानी कि आपने जो होता है कि ऑक्सीजन लिया या फिर एयर लिया। ये होगा क्या कि जब आप जो होता है यानी कि इंस्पिरेशन में बता रहा हूं, इंस्पिरेशन में क्या होता है कि ऑक्सीजन को आप लेंगे। अब इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन के लेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपका जो लंग्स होता है, यानी कि जब आपकी थोरैकिक कैविटी इंक्रीज करेगी तो लंग्स के जो होता है इंक्रीज करेगा, और लंग्स के अंदर आपका एल्विलाई होता है तो एल्विलाई का साइज भी इंक्रीज करेगा। ठीक, जैसे देखिए क्या है कि इसमें जो होता है कि जब आप एयर यानी कि इंस्पिरेशन मैकेनिज्म करते हैं तो जो आपका डायफ्राम होता है नीचे की तरफ, ये डायफ्राम कंट्रैक्ट करता है, नीचे की तरफ आएगा। ध्यान से एरो देखिएगा, डायफ्राम क्या करेगा? कंट्रैक्ट करेगा और ये आपका नीचे की तरफ आएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे स्टूडेंट कि जो आपका स्टर्नम है ये सेंटर में, और इससे लगा हुआ जो आपका रिब्स है, ये जो होता है कि स्टर्नम एंड रिब्स होता राइज कर रहे हैं, यानी कि ऊपर की तरफ जाएगा। आप सांस लीजिए खूब तेजी से, जब आप सांस लेते हैं तो ये आप देखते हैं कि आपका चेस्ट जो होता है ये बाहर की तरफ आ रहा है। ठीक है, मतलब जो होता है कि ये थोरैकिक कैविटी इंक्रीज करेगी, अंदर स्पेस होगा तभी जाकर के एयर भरेगा। देखिए लिखा वॉल्यूम ऑफ द थोरैक्स की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है? आपका इंक्रीज कर जा रहा है। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स क्या करेगा स्टूडेंट? आपका इंक्रीज कर जाएगा। अब मान लीजिए अगर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो एक्सप्रेशन मैकेनिज्म में डायफ्राम, देखिए डायफ्राम का पोजीशन याद रखिएगा, एक्सप्रेशन में डायफ्राम ऊपर की तरफ जाएगा यानी कि रिलैक्स। अच्छा, अब इंस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे डायफ्राम कंट्रैक्ट कर रहा है और जो रिब्स होता है स्टर्नम इंक्रीज कर रहा है, तो वहां पे एटीपी का यूज होगा। किसका यूज होगा? एटीपी, यानी कि एक्टिव प्रोसेस होगा। ये क्या होगा स्टूडेंट? आपका एक्टिव प्रोसेस होगा। जबकि अगर एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो यहां पे जो होता है कि आपका एटीपी यूज नहीं होगा और एक तरह का पैसिव प्रोसेस होगा, क्योंकि यहां पे देखिए एक्सप्रेशन में क्या होगा, लिखा है कि एयर एक्सपेल्ड फ्रॉम द लंग्स, यानी कि लंग से आप एयर को बाहर निकालेंगे। ठीक है, डायफ्राम आपका रिलैक्सेशन पोजीशन पे जाएगा, यानी रिलैक्स हो जाएगा, डोम शेप में आ जाएगा। रिब्स एंड स्टर्नम जो होता है फिर क्या होते हैं कि आपका ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ थोरैक्स जो इंक्रीज किया था वो क्या करेगा? वो आपका डिक्रीज कर जाएगा। तो ये फाइनली आपने देखा क्या, ब्रीदिंग मैकेनिज्म की हम बात थोड़ा कर रहे हैं, जिसमें आपको रिब्स, स्टर्नम, डायफ्राम का पोजीशन जानना, थोरैकिक कैविटी कब डिक्रीज कर रही है कब इंक्रीज कर रही है, इतना आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं
ठीक, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं हम लोग स्टूडेंट। देखिए वही चीज है, यहां पे भी वही मैकेनिज्म दिखाया गया, एनसीईआरटी का डायग्राम है जो आपको मैं बताया हूं, वही चीज यहां पर भी है। ठीक, अब देखिए क्या है कि जो केमिकल फैक्टर की बात करते हैं, यानी कि जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म है, जैसे मान ली ब्रीदिंग किसको कहेंगे हम, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन हो रहा है, इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन मैकेनिज्म को हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं। अब मान लीजिए ब्रीदिंग जो मैकेनिज्म होता है, इसको अफेक्ट कौन कर सकता है भैया, इसको प्रभावित कौन कर सकता है, देखिए का रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव होता है आपका टू कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा तो आपका रिस्पायरेटरी सेंटर जो आपके ब्रेन में है वो उसको सेंस कर लेगा तुरंत। ठीक, एंड पीएच ऑफ द ब्लड, अगर आपके ब्लड का पीएच प्रभावित होगा तो आपका जो होता है कि ब्रीदिंग मैकेनिज्म भी अफेक्टेड होगा। अगर रिस्पायरेटरी सेंटर इज नॉट सेंसिटिव आपका फॉर O2 कंसंट्रेशन इन द ब्लड, व्हेन इन द ब्लड CO2 concentration is increase, then pH is decrease। अगर आपके ब्लड में CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो आपका जो pH होता है ब्लड का वह घट जाएगा, तो एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, एंड रिस्पायरेटरी सेंटर इज मोर एक्टिवेटेड, तुरंत आपका रिस्पायरेटरी सेंटर एक्टिवेट हो जाएगा और आपका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ा देगा। भैया जल्दी जल्दी जो होता है कि मैकेनिज्म चलाओ, क्योंकि आपके ब्लड का जो पीएच वो डाउन हो रहा है। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट जो होता है ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करते हैं तो 12 से 16 बार आप 1 मिनट में सांस लेते हैं। ये नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा हूं कि जैसे मान लीजिए कोई फिजिकल वर्क करेगा, कोई एक्सरसाइज करेगा, कोई प्रेग्नेंट लेडी होगी, ठीक है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं नॉर्मल जो होता है कि ब्रीदिंग रेट की बात कर रहा हूं। एनसीईआरटी में डाटा दिया हुआ है कि आप 1 मिनट में 12 से 16 बार आप सांस लेते हैं। करा देखिए फिजिकल फैक्टर अफेक्टिंग ब्रीदिंग, फिजिकल मतलब एक्सरसाइज हो गया, हार्ड वर्क हो गया, अगर आप ये सब करेंगे तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, क्योंकि उस टाइम आपको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है स्टूडेंट, अब मान लीजिए कि अगर आपका बीपी इंक्रीज कर रहा है, अगर आपका बीपी इंक्रीज कर रहा है, बीपी अफेक्टेड होगा तो ब्रीदिंग रेट भी अफेक्टेड हो जाती है। तो ये तो केमिकल फैक्टर्स हो गए। उसके बाद होता है कि नेक्स्ट हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब हम बात कर लेते हैं किसका, अब हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की। किसकी बात कर लेंगे, रिस्पायरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी की। अब ये देखिए क्या ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पर आपको नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम टाइडल वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए क्या जो टाइडल वॉल्यूम होता है इसको हम टीवी से रिप्रेजेंट करेंगे पहले नंबर तो, किससे, टीवी से। देखिए टाइडल जो आपका टाइडल वॉल्यूम है क्या, देखिए लिखा है कि वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर यानी कि इंटेक किया और एक्सपायर बाहर निकाला ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। अगर आप जो होता है कि नॉर्मल रेस्पिरेशन कर रहे हैं, इंस्पायर एक्सपायर कर रहे हैं, तो इसमें इट इज अप्रॉक्सीमेट 500 ml क्या एयर। दैट इज हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रॉक्सीमेटली जो होता है कि 6000 से लेकर के 8000 ml पर मिनट है। पर मिनट का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि मैं पहले आपको बताया हूं कि आप 12 से लेकर के जो होता है 16 बार सांस लेते हैं 1 मिनट में, तो अगर जो होता है कि आप 12 इंटू जो होता है कि 500 ml कर देंगे तो आपका जो होता है 6000 आ जाएगा। ठीक है, या फिर जो होता है कि आप 16 कर देंगे यानी कि 16 इंटू जो होता है 500 कर देंगे तो आपका 8000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो होता है कि आपका टाइडल वॉल्यूम है। उसके बाद जो होता है कि हम बात कर लेते हैं रिस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। ठीक है, सॉरी इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की। जो इंस्पायरेटरी, देखिए इंस्पायर की बात करेगा रिजर्व वॉल्यूम की, करा कि एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। अगर आप बहुत तेजी से इंस्पिरेशन करेंगे, खूब तेज से सांस लेंगे, तब भी जो होता है कि मैक्सिमम जो एडिशनल वॉल्यूम होगा एयर का आपका वह कितना हो जाएगा, आपका 2500 to 3000 ml।
2500 से लेकर के 3000 ml, ये डाटा याद रखिए। एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम क्या होता है? ERV, फोर्सिबल एक्सपिरेशन करिए, खूब तेजी से आप निकालिए। देखिए क्या है, जो आपका विंड पाइप है, जो आपका रिस्पायरेटरी ट्रैक देख रहे हैं, खाली नहीं रहता कभी, हमेशा इसमें एयर रहेगा, क्योंकि खाली हो जाएगा तो कोलैप्स होने के चांसेस रहेंगे। तो इसीलिए एक्सपायरेटरी रिजर्व वैल्यूम में एडिशनल वैल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपिरेशन, ठीक है, काफी जो होता है फोर्सिबल एक्सपिरेशन आप करेंगे, तब भी जो होता है कि आप देख रहे होंगे कि 1000 टू 1100 ml है। रेसिडुअल वैल्यूम क्या होता है? वैल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन। अगर आप खूब तेजी से एक्सपिरेशन करिए, आप चाहते हैं कि आपके अंदर का लंग्स में जितने भी एयर है सब बाहर निकाल दीजिए, ठीक है, ठीक है, लंग्स होता है इवन आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, द एवरेज होता है कि तब भी जो होता है कितना एयर आपका रह जाएगा, 1100 से लेकर 1200 ml, उतना आपका क्या होगा, रह जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्या है कि देखिए स्टूडेंट, मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूं, अगर किसी का कॉल आ जाएगा तो समझिए होता है कि आपका वीडियो होल्ड हो जाएगा तुरंत, ठीक है। कर रहा है कि देखिए क्या है कि बाई एडिंग अप टू ए फ्यू इंस्पायरेटरी वैल्यूम डिस्क्राइब द अबव, इससे कोई मतलब नहीं है। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। टाइडल वैल्यूम्स होता है एयर पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, अगर आप करते हैं तो भी जो होता है कि दिस इंक्लूड टाइडल वैल्यूम निकालने के लिए आपका टीवी प्लस IRV होना चाहिए। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट, क्योंकि इसी के बेस पे जो होता है क्वेश्चंस आपको मिलेंगे करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो होता है कि हम फिर चलते हैं, ठीक, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी की बात करते हैं, यानी कि इसी की बात करते हैं। टाइडल वैल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर, यानी कि जो टाइडल वैल्यूम होता है, ठीक है, ये पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन की कंडीशन, तब भी क्या होगा कि आपका टाइडल वैल्यूम से होता है कि टीवी प्लस होता है कि ERV हो जाएगा, ठीक है। उस पर आप डाटा रख देंगे, निकाल लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले आपको पता है, जा चुका है। फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, जिसको आप FRC कहते हैं, इसमें क्या होगा, वैल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन्स इन द लंग्स। अगर जो होता है कि इसमें देखिए क्या है कि वैल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन भी अगर आप कर देते हैं, तब भी जो होता है कि कितना एयर रह जाएगा, उसको आप ERV प्लस जो होता है RV कर देंगे तो आपका निकल जाएगा, ठीक है। देखिए कॉल आ गया स्टूडेंट, ठीक है, कॉल आ गया है और मैं फोन रिसीव नहीं करूंगा। अब देखते हैं क्या कंडीशन है, ठीक है, रिकॉर्डिंग चलेगी या फिर रिकॉर्डिंग रुकेगा, ठीक है। अगर रिकॉर्डिंग रुक जाएगा तो फिर जो होता है कि मैं ये नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। देखिए फेल्ड हो गया, मुझे लगता है ऐसा कनेक्शन जो होता है कि फेल्ड हो गया क्या, ठीक है। मैं एक बार जो है ट्राई कर ले रहा हूं, देख ले रहा हूं क्या पोजीशन आ रही है, रिकॉर्डिंग चल रहा है कि नहीं चल रहा है। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रहा है क्योंकि मैंने फोन उठाया नहीं है और ट्रू कॉलर ने भी जो है कि आपका, चलिए ठीक है। अब जो होता है स्टूडेंट कि हम बात कर लेते हैं कि FRC, ठीक है, FRC हो गया मेरा। उसके बाद जो होता है वाइटल कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। किसकी बात करते हैं? वाइटल कैपेसिटी की, ठीक है। देखिए करा द मैक्सिमम वैल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ, ठीक है, कितना जो होता है कि मैक्सिमम एयर जो होता है पर्सन कैन ब्रीथ कर सकता है इन आफ्टर फोर्सिबल फोर्स जो होता है एक्सपिरेशन, कितना जो होता है एक्सपिरेशन करेगा उसको जो होता है दिस इंक्लूड ERV TB, ठीक है, IRV कर देंगे। उसके बाद यानी कि सबको आपको ऐड कर देना, जितना आ जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, टोटल वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। टोटल लंग्स जो होता है कि TLC इसको कहेंगे, टोटल वैल्यूम ऑफ एयर जो होता है अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्सिबल इंस्पिरेशन। टोटल लंग्स कैपेसिटी अगर आपको निकालना है तो टोटल लंग्स कैपेसिटी जो होता है स्टूडेंट, आप इतना आप देख रहे हैं कि RV है, ERV है, TB है, प्लस IRV है, प्लस आपका वाइटल कैपेसिटी है, प्लस आपका रेसिडुअल वैल्यूम है, इन सब को ऐड कर देंगे, जितना आपका आएगा वही आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी हो जाएगा। इसमें आपको फार्मूला याद रखना है और किसका क्या कितना डाटा दिया हुआ है ये डाटा याद रखना। अगर इतना आप याद रखते हैं तो आप सफल है, क्वेश्चन कर लेंगे। उसके बाद जो होता है कि नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
ठीक है, देखिए गैसियस एक्सचेंज की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे? गैसियस एक्सचेंज की। देखिए गैसियस एक्सचेंज इन लंग्स, ठीक है स्टूडेंट। देखिए गैसियस एक्सचेंज का मैंने बताया था कि प्राइमरी साइट आपका एल्विलाई था। एल्विलाई में गैसियस एक्सचेंज होगा। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है कि ऑक्सीजन को अंदर फाइनली ब्लड में पहुंचाना और वहां से टिश्यू तक पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देना, यही प्रोसेस हमारा गैसियस एक्सचेंज कहलाएगा लंग्स में। आइए स्क्रीन पर देखिए, फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि एल्विलाई आर द प्राइमरी साइट ऑफ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो आपका एल्विलाई होती है प्राइमरी साइट होती है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होगा स्टूडेंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है कि आल्सो अकर्स बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। जो गैसियस एक्सचेंज होगा ये ब्लड और टिश्यू के बीच में हो रहा है, ठीक है, क्योंकि एल्विलाई ऐसे एक तरह का आपका टिश्यू ही है, सॉरी हाँ टिश्यू, ठीक। करा कि ऑक्सीजन जो होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एक्सचेंज बाय सिंपल डिफ्यूजन। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है या फिर ऑक्सीजन होता है, ये जो गैसियस एक्सचेंज होगा बाय सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन से होगा, ठीक है, और प्रेशर के बेस पर होगा, क्योंकि पार्शियल प्रेशर बहुत ज्यादा मैटर करेगा। पार्शियल प्रेशर क्या होता है स्टूडेंट? थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए पार्शियल जो प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए कि एटमॉस्फेयर में बहुत से एयर है। जब हम एटमॉस्फेरिक एयर में पर्टिकुलर किसी गैस की बात करते हैं, मिक्सर ऑफ एयर है, मिक्सर ऑफ गैस है, ठीक, पर्टिकुलर गैस की बात करते हैं तो हमारा पार्शियल प्रेशर कहलाता है। पार्शियल प्रेशर को हम पी से डिनोट करते हैं। अगर मान लीजिए कहीं PO2 लिखा था, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अगर कहीं PCO2 लिखा तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद देखिए क्या है कि आपका करा कि सॉल्युबिलिटी ऑफ दिस गैस एज वेल एज द थिकनेस ऑफ द अदर मेम्ब्रेन है। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of the gases is called the partial pressure and is represented as the PO2 and PCO2 जो मैं बताया हूं। As the solubility of the carbon dioxide, ठीक है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड की सॉल्युबिलिटी 20 से 25 20 से 25 टाइम्स इन हायर देन द O2। O2 के कंपैरिजन में जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड मोर सॉल्युबल होता है, सॉल्युबिलिटी रखेगा 20 से 25 टाइम, ठीक है। यहां पे देखिए जो टेबल आपको दिखाई दे रहा है ये आपको पता होना चाहिए गैसियस एक्सचेंज में, क्योंकि यह प्रेशर बताया गया है और इसी प्रेशर की बेस पे आपका गैसियस एक्सचेंज होगा। ये रिस्पायरेटरी गैसेज, हमारे पास दो गैस रिस्पायरेटरी गैस होंगे, एक हमारे पास ऑक्सीजन होगा, एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होगा, क्योंकि यही दो गैस हैं। जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं स्टूडेंट, एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन का जो होता है कि 159 mmSg है, जबकि एटमॉस्फेरिक एयर में कार्बन डाइऑक्साइड 0.3 है। एल्विलाई की अगर बात करते हैं, एल्विलाई लंग्स के अंदर है। गैस हमेशा जो मूव करता है हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। एल्विलाई में ऑक्सीजन जो आप देख रहे हैं 104 है, एटमॉस्फेयर में जो आप देख रहे थे 159 था, हायर से लोअर की तरफ गया। उसके बाद देखिए कि ब्लड, अगर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होगा, ठीक। अगर देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहां पर 95 है, यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहां 40 है। टिश्यू की अगर हम बात कर लेते हैं, टिश्यू में कितना होगा 40 है। उसके बाद एल्विलाई में कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं 40 है एल्विलाई में, और उसका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा होगा 45 है। ऑक्सीजनेटेड है उसमें CO2 कम होगा तो आपका जो होता 40 है, यहां 45 हो गया। अब ये प्रेशर जो आप देख रहे हैं ध्यान से देखिए, यही डाटा है, इसी डाटा के बेस पे आपका है। ये देखिए ध्यान से, ये जो आप देख रहे हैं स्टूडेंट स्क्रीन पर, इसमें आपको समझना क्या है, दो डायग्राम है। एक देखिए गैसियस एक्सचेंज, यहां पर एनसीईआरटी का डायग्राम है। गैसियस एक्सचेंज का जो प्राइमरी साइट होता है वह होता है एल्विलाई। क्या है आपका एल्विलाई। ये जो एल्विलाई आप देख रहे हैं इसके अंदर जो होता है कि एरो, ध्यान से देखिएगा कि एक एरो नीचे अंदर बनाया गया, एक बाहर बनाया गया, मतलब O2 आ रहा, CO2 बाहर निकल रहा, ठीक है। अब देखिए क्या है कि जो आप देख रहे हैं कि ये एल्विलाई है स्टूडेंट, तो इस एल्विलाई के पास होता है स्क्वैमस एपिथेलियम जो होता है, लेयर होती है, टिश्यू बनी हुई है। देखिए ध्यान से, तो इसी के कारण जो होता है कि सिंपल डिफ्यूजन से गैसियस एक्सचेंज होगा।
इसके चारों तरफ मैं भी आपको दिखाया हूं कि एल्विलाई जो था उसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरी थी। क्या था? ब्लड कैपिलरी था। अब ये जो ब्लड कैपिलरी की हम बात कर रहे हैं, इस ब्लड कैपिलरी में एल्विलाई से एयर को लेकर के आना, यानी O2 को लेकर के आना। जैसे देखिए जो हमारे पास ब्लड कैपिलरी है स्टूडेंट, इसको एंडोथीलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी कह रहे हैं, ये लेयर। अब देखिए कि जो स्क्वैमस एपिथेलियम है ये, और प्लस जो होता है कि एंडोथीलियम है, इनके बीच में येलो कलर जो देख रहे हैं ये आपका बेसमेंट सबस्टेंस होता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन है, यानी कि बेसमेंट सबस्टेंस होता है, उनके बीच में स्पेस है। और जो हमारी ब्लड कैपिलरी होती है इसमें आरबीसी आपको दिखाई दे रहा होगा, रेड ब्लड सेल्स। और जो आरबीसी होती है, इसी आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जिसको रिस्पायरेटरी पिगमेंट भी कहते हैं। और यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, और जैसे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करता है, हीमोग्लोबिन का नाम चेंज हो जाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। क्या हो जाएगा? ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट। अब देखिए क्या है कि उसके बाद जैसे मान लीजिए कि यहां से एल्विलाई से ऑक्सीजन आएगा ब्लड कैपिलरी में, यहां पे आपका आरबीसी है, इसमें हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेगा। ठीक है। तो ये गैसियस एक्सचेंज मैं बता रहा हूं कि ये O2 अंदर की तरफ आया और बाहर की तरफ CO2 निकलेगा, यही गैसियस एक्सचेंज है। इस वाले डायग्राम में ध्यान से जरा देखिएगा, यहां पे प्रेशर की बात करेंगे, जो कि अभी मैं टेबल आपको बताया हूं। ठीक है, क्या बताया अभी आपको? टेबल के बारे में मैं भी आपको बताया हूं। जैसे देखिए क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ये एल्विलाई का स्ट्रक्चर दिखाया गया, जिसको एल्वियोलस कह रहा है। इस एल्विलाई में इंस्पायर कर रहे हैं तो एल्वियोलर एयर, देखिए ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन लिखा है कि इसमें एल्विलाई में 104 mmHg है, और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mmHg है। जो ब्लड कैपिलरी हमारी एल्विलाई के ऊपर लगी हुई है, इसमें होगा क्या है? अब देखिए कि ऑक्सीजन डिफ्यूजन के हेल्प से एल्विलाई से आता है, हमारे पल्मोनरी वेन्स में जाएगा पहले। जैसे हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा, और ये पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हट के, देखिए चेंबर में बता दे रहा हूं, ये राइट एट्रियम है और ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल और ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है। आप पल्मोनरी वेन्स आपके जो होता है कि राइट वेंट्रिकल में ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आएगी, और राइट वेंट्रिकल से आपका ब्लड जाता है कहां पर? लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है सिस्टेमिक आर्टरी में, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड अब आपके टिश्यू तक लेकर के जा रहे हैं। ये आपके टिश्यू में बॉडी टिश्यू है, यानी कि आपके टिश्यू, आपके सेल्स, हर जगह आप ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका जाएगा, सिस्टेमिक आर्टरी लेकर के जाएगी। देखिए लिखा हुआ है कि कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि सिस्टेमिक आर्टरी में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है, तो 95 है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं तो यहां पे 40 है। इसका मतलब यहां पे 95 पर टिश्यू में पार्शियल प्रेशर या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कम है, तभी गैस का मोमेंट हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है। समझ में आया आपको? अब देखिए क्या है कि जब यहां पर ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का यूज कर रहे हैं आपके टिश्यू, आपकी सेल्स, तो यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर रहे हैं, और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो सिस्टेमिक वेन्स होता है, देखिए आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रही है, जबकि जो सिस्टेमिक वेन्स होता है ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या कर रही है? कैरी कर रही है, और ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के जाएगी आपके हार्ट के राइट एट्रियम में गिरा देगी। ठीक है स्टूडेंट।
राइट एट्रियम में गिरा देगी, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, यानी कि पल्मोनरी आर्टरी लेकर के जाएगी आपके एल्विलाई तक। और यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसमें पल्मोनरी वेन्स में कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 45 दिखाई दे रहा है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपके एल्विलाई में 40 है। तो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा और CO2 आपके एल्विलाई में चला जाएगा। ठीक है, और यहां से फिर क्या होगा कि आपका एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका बाहर की तरफ निकल जाएगा। ठीक है, और यहां से जो होता है कि आपके अंदर की तरफ आ जाता है। तो ये तो है स्टूडेंट गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बेशक बता सकते हैं। जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन है, मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, दिक्कत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब जो होता है हम लोग फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक, अब हम ट्रांसपोर्टेशन की थोड़ा बात कर लेंगे। किसकी बात कर लेंगे? ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेंगे। अब जो ट्रांसपोर्टेशन देखिए क्या होता है, गैस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं। तो गैस की ट्रांसपोर्टेशन की जो मैं बात करने जा रहा हूं, देखिए हमारे पास जो गैस है वो हमारे पास एक ऑक्सीजन है और एक हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। इन्हीं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन की हम बात करेंगे। स्क्रीन पर देखिए लिखा होगा कि अबाउट 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द आरबीसी, यानी कि आरबीसी में क्या था? हीमोग्लोबिन था। यानी कि जो हीमोग्लोबिन होती है ये 97% जो होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन कर रही है। रिमेनिंग 3% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय प्लाज्मा। ठीक है, यहां पे O2 होगा, CO2 नहीं होगा। ठीक है, रिमेनिंग 3% जो होता है किसके द्वारा होगा? प्लाज्मा में। प्लाज्मा में वाटर होगा और वाटर में जो होता है कि वह सॉल्वेंटी फॉर्म में चला जाएगा। करा कि 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए यहां पे ऑक्सीजन का समाप्त ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कितना परसेंट हो रहा है ये मैं बता रहा हूं। 20 से 25% CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई आरबीसी। 20 से 25% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन आरबीसी के द्वारा होगा। 97% जो होता है CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाई प्लाज्मा। प्लाज्मा किस फॉर्म में होगा? अभी बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होगा, क्योंकि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड वाटर में बहुत ज्यादा सॉल्वेबिलिटी रखती है एज ए कंपेयर टू ऑक्सीजन। और जो हमारा प्लाज्मा होता है स्टूडेंट, इस प्लाज्मा में इस प्लाज्मा में वाटर सबसे ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए करा अबाउट 7% ऑफ CO2 इज कैरिड इज डिजॉल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा। 7% जो होता है कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में जाएगा प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, करा कि एवरी, देखिए क्या है एवरी जो होता है 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि अगर 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है कैन डिलीवर अराउंड द 5 ml ऑफ O2। यानी कि 100 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑफ ऑक्सीजनेटेड लेकर के जा रहा है। इस तरह से क्वेश्चन भी दे देगा इस डाटा पे। टू द टिश्यू अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन, नॉर्मल की बात कर रहा हूं। अगर मान लीजिए कि 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो इसमें 5 ml जो होता है कि O2 है। क्या है? O2 है। अगर मान लीजिए 100 ml डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो ये जो होता है 4 ml CO2 ले जा रही है अप्रोक्सीमेटली टू द एल्विलाई। ठीक है, यानी कि जो 100 ml डीऑक्सीजनेटेड रहेगा तो 4 ml जो होता है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, और अगर 100 ml जो होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड है तो उसमें 5 ml आपका O2 है। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट की बात हो गई। ठीक है स्टूडेंट, थोड़ा एनर्जी मेरा लॉस हो रहा है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको खत्म ही कर लेते हैं। अब देखिए क्या स्टूडेंट, ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, ये स्क्रीन पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूं क्या है। देखिए कर रहा है, आपके एनसीईआरटी में डाटा मिलेगा, कर रहा है, देखिए ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इसको कहते हैं। एक ग्राफ दिया हुआ है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। इसको हम लोग सिग्मॉइड कर्व भी कहेंगे, इसको हम बोहर इफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहेंगे? बोहर्स इफेक्ट भी कहते हैं। जैसा देखिए क्या, इसमें दो चीज मैं बता दे रहा हूं आपको। मैं कलर सोच रहा हूं थोड़ा चेंज कर लें जो आपको अच्छे से दिखाई दे सके। ठीक है स्टूडेंट, मुझे लगता है कि रेड और येलो, ठीक है, यही कलर आपको दिखाई दे रहा है इसमें। चलिए येलो ले लेते हैं थोड़ा, और इसको मैं ये ठीक कर लेता हूं। ठीक है, चलिए देखिए क्या है कि आप देख रहे होंगे कि ये जो होता है कि एक जो होता है ग्राफ प्लॉट किया गया है। ठीक है, ये जो ग्राफ आप प्लॉट हुआ है देख रहे हैं, इस ग्राफ में देखिए क्या है कि 0 से लेकर के 20, 40, 80, 100 डाटा लिया गया। एक तरफ जो होता है कि पार्शियल प्रेशर दिखाया गया है ऑक्सीजन का, और एक तरफ जो होता है कि आपका परसेंटेज सैचुरेशन दिखाया जा रहा है किसके द्वारा? आप हीमोग्लोबिन विद O2, यानी कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन के साथ कितना बाइंड कर रहा है, ये जो होता है कि इसको दिखाया जा रहा है। इसमें देखिए क्या है कि 3 जो होता है कि आपको आपके एनसीईआरटी में कि जो होता है ग्राफ बना रहा होगा सिग्मॉइड कर्व। इसमें देखिए क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर मैं लेफ्ट शिफ्ट लिखा हूं, यहां पर राइट शिफ्ट लिखा हूं, ये तो बीच में आपका है। अगर ये लेफ्ट शिफ्ट होगा, ठीक है, तो उसको हम हाल्डेन इफेक्ट कहते हैं, और अगर ये राइट शिफ्ट हो जाता तो उसको हम बोहर इफेक्ट कह रहे हैं। ध्यान दीजिए, जो आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनता है सिग्मॉइड शेप में, यह अगर राइट साइड से होता है शिफ्ट होगा तो वह आपका बोहर इफेक्ट कहलाएगा, और अगर लेफ्ट साइड शिफ्ट होगा तो वह हाल्डेन इफेक्ट कहलाएगा। शिफ्ट कैसे करता है उसके लिए कंडीशन है। जैसे देखिए लेफ्ट साइड में क्या होगा? फेवरेबल एसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन। अगर एसोसिएशन ऑफ जो होता है कि हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन जो होता है फेवरेबल है, ठीक, इस टाइम पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करेगा, और इसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा। यहां पे पीएच आपका बढ़ जाएगा। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि इसमें जो होता है कि आपका पार्शियल प्रेशर जो होता है कि जो 50 आप देख रहे हैं, मान लीजिए कि ये आपका 40 है, 40 से यहां 50 गया, ठीक है, ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं यहां पे। पार्शियल प्रेशर जो होता है कि ये डिक्रीज कर रहा है, ठीक, तो टेम्परेचर भी जो होता है कि आपका क्या कर जा रहा है? 20 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर ये कंडीशन आपको देखने को मिलेगा तो ये आपका हाल्डेन इफेक्ट होगा। बोहर इफेक्ट में क्या होगा? अनफेवरेबल कंडीशन में होगा। ये तो फेवरेबल कंडीशन में होता है हाल्डेन इफेक्ट। अनफेवरेबल कंडीशन जो होगा तो डिसोसिएशन ऑफ हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन होती है, यहां पर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद कार्बन, देखिए जस्ट अपोजिट होता है, हाल्डेन इफेक्ट का जस्ट अपोजिट होगा बोहर इफेक्ट। यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इंक्रीज करेगा, यहां पे आप कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर देख रहे थे डिक्रीज कर रहा था। यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा, यहां पे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन है। यहां पे पीएच भी डिक्रीज करेगा, यहां पे इंक्रीज कर रहा था। यहां पे देखिए पार्शियल प्रेशर जो होता है प्रेशर 50 है, तो यहां भी 50 है, लेकिन यहां पे डिक्रीज कर रहा है, यहां पे इंक्रीज कर रहा है। टेम्परेचर यहां पे 20 डिग्री सेल्सियस चल रहा था, 43 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, इंक्रीज करेगा।
अगर ये कंडीशन आपको मिलेगा तो नियर द टिश्यू मिलेगा और ये राइट शिफ्ट होगा और ये प्रोसेस आपके लक्ष्य में जाएंगे। तो ये होता है आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा स्टूडेंट, इसको सिग्माइड कर्व, बोहर इफेक्ट, इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पूछ लेता है। ये देखिए जो होता है कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन है। मैं पहले ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन आपको दिखा दूं। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन, अच्छा ठीक वही है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन की अगर मैं बात कर ले रहा हूं, यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूं। देखिए ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वह होता है कि आपका ऑक्सीजन, यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं। यहाँ पे देखिए जो ऑक्सीजन होता है ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है और आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। और ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है, एक हीमोग्लोबिन अपने साथ जो होता है कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। ठीक है, तो 97% जो होता है कि O2 का ट्रांसपोर्टेशन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है और बाकी 3% जो आप देख रहे थे O2 का ट्रांसपोर्टेशन प्लाज्मा के थ्रू होगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम यहां पे थोड़ा बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन, जो कि आपको समझना पड़ेगा। देखिए ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा। देखिए 23% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में हो रहा है। जब आपका CO2 प्लस आपका जो होता है हीमोग्लोबिन बाइंड कर जाते हैं तो वह आपका कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन कहलाता है। अगर 70% देखिए बाइकार्बोनेट आयन के फॉर्म में होंगे, यानी कि यह इंटर करता आपके प्लाज्मा में NaSCO3, 70% बाइकार्बोनेट के फॉर्म में से होता है कि ट्रांसपोर्टेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद जो 7% आप देख रहे हैं ये जो होता है डिजॉल्व इन प्लाज्मा। ठीक है, किसमें होगा आपका, प्लाज्मा में डिजॉल्व के फॉर्म में होगा। मुझे लगता है स्टूडेंट थोड़ा थ्योरेटिकल में इसका डाटा मैं थोड़ा सा अपोजिट लिख दिया हूं, वहां पे 97% शायद मैं कर दिया हूं क्या ये बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। अगर वहां पे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में 97 होगा तो उसको 7 कर लीजिएगा। ठीक है, उसका देखिए अपलोडिंग ऑफ CO2 जो होता है नियर टिश्यू, कैसे इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा। देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि यह आपका जो होता है ग्लूकोज है। ग्लूकोज होता है कि ऑक्सीजन का यूज करेगा, ब्रेकडाउन होगा, ATP बनेगा, ATP का यूज होगा, बदले में CO2 रिलीज होंगे। ये आप मैकेनिज्म आपके सेल में चल रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है 23% कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे यहां पे मेंशन हुआ है, तो 23% कार्बन डाइऑक्साइड सीधे हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है और आपका HbCO2 बना लेगा, यानी कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन बना लेगा, यानी कि 23% ट्रांसपोर्टेशन इनका हो जा रहा है। विदाउट एनी एंजाइम, किसी प्रकार की एंजाइम की जरूरत नहीं है, लेकिन यहां पे आपका ऑक्सीजन रहेगा। ठीक है, जो 70% आप देख रहे हैं कि 70% कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जाता पहले आपके आरबीसी में, क्योंकि आरबीसी में ही आपका समय। ये जो आप देख रहे होंगे CO2 है, ये CO2 H2O के साथ रिएक्ट करेगा और ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम के प्रेजेंस में CO2 H2O के साथ रिएक्ट करता और H2CO3 बना लेगा। उसके बाद H2CO3 में आपका हाइड्रोजन आयन ब्रेक कर जाता है और आपका हाइड्रोजन आयन ब्रेक करेगा तो HCO3 बना लेगा, कार्बोनिक एसिड। ठीक है, सॉरी बाइकार्बोनेट आयन बना लेगा। उसके बाद आपका जो यहां पे हाइड्रोजन आयन देख रहे हैं, ये हाइड्रोजन आयन फिर ऑक्सीजन के साथ और यानी कि HbO2 के साथ बाइंड कर रहा है, यानी कि हीमोग्लोबिन है प्लस ऑक्सीजन है, तो ये जो होता है किसके साथ बाइंड करेगा, हीमोग्लोबिन के साथ, और ये एक्ट एज बफर का काम करता है। किसका काम करेगा, ये बफर का काम करेगा। उसके बाद ये जो होता है कि आपका ऑक्सीजन बाहर रिलीज हो रहा है और उसके बाद जो होता है कि H यानी कि हाइड्रोजन आयन प्लस Hb यानी कि HB जो लिखा हुआ है, यानी कि आपका यह है
हाइड्रोजन आयन प्लस आपका Hb है, ठीक है, ये बना लेगा। इसमें हम कहेंगे क्या, हीमोग्लोबिनिक एसिड, इसको हम क्या कहेंगे, हीमोग्लोबिनिक एसिड कहेंगे। उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये जो आपका आरबीसी होती है इसमें एक चैनल होता है जिसको हम क्लोराइड शिफ्ट कहेंगे, या फिर जो होता है कि हम बर्गर जो होता है फिनामिना कहते हैं। हम बर्गर फिनामिना में आरबीसी के अंदर क्लोराइड का जो कंसंट्रेशन होता है, ग्रेडियंट है, उसको मेंटेन किया जाता है। अगर आपके आरबीसी में क्लोराइड्स का जो होता है कंसंट्रेशन जो होता है क्लोरीन का कम ज्यादा हो जाएगा तो भी जो होता है आरबीसी अफेक्टेड हो जाएगी। इसीलिए कि एक तरफ से SCO3 आपका रिलीज होता है बाहर की तरफ, एक तरफ से क्लोरीन अंदर आता है ताकि इसके अंदर का एनवायरनमेंट मेंटेन रहे। SCO3 प्लस होता है Na के साथ रिएक्ट करता है, उसके बाद NaHCO3 बना लेगा और ये प्लाज्मा में चला जाएगा और यहां से इसका ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात कर लेते हैं नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। किसकी बात कर लेते हैं, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की। नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग का मतलब ये है कि ये जो ब्रीदिंग मैकेनिज्म आप देख रहे हैं इसका रेगुलेशन कैसे हो रहा है। मुझे लगता है कि करीब आपका 1.5 घंटे क्लास हो चुकी है और ये मुझे लगता है कि 150 या फिर 2 घंटे में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, नर्वस रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। यहां पे देखिए क्या है, यानी कि जो आपका ब्रीदिंग मैकेनिज्म होता है इसको कैसे रेगुलेट किया जाता है, आपके ब्रेन में कैसे रेगुलेट हो रहा है, ब्रेन आपका कर रहा है। आपके ब्रेन में मेडुला सेंटर एक है, क्या है, मेडुला सेंटर है। जो आपके ब्रेन में मेडुला सेंटर आप देख रहे हैं इसमें जो होता है कि मेडुला ऑब्लंगाटा रीजन पाया जाएगा। जो आपका मेडुला ऑब्लंगाटा इसमें 2 रीजन है। जो डार्सल साइड होता है वहां पर रिस्पायरेटरी ग्रुप होगी और जो वेंट्रल साइड होता है वहां पर रिस्पायरेटरी ग्रुप होती है। तो देखिए जो मेडुला ऑब्लंगाटा के डार्सल साइड होता है वहां पे इंस्पायरेटरी एरिया है वो, और जो मेडुला ऑब्लंगाटा का वेंट्रल साइड होता है वह एक्सपायरेटरी एरिया है। ठीक है, उसके बाद ठीक है, उसके बाद आप देख रहे होंगे कि जो रिस्पायरेटरी होता है कि रिदम सेंटर है। ठीक है, क्या है, रिस्पायरेटरी रिदम सेंटर है। यहां पे कंट्रोल फोर्सफुल एक्सपायरेशन है, यानी कि जो आपका वेंट्रल साइड होता है वह एक्सप्रेशन को कंट्रोल कर रहा है, और जो आपका डार्सल साइड है ये जो होता है किसको करेगा, ये जो होता है कि नॉर्मल ब्रीदिंग को कर रहा है। हाँ, बाहर है ब्रिजेश सर, बाहर है अभी, ब्रिजेश सर बाहर हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की बात करें। किसकी बात करेंगे, कंट्रोल ऑफ ब्रीदिंग की बात करते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए क्या है कि जो कंट्रोल ऑफ नॉर्मल ब्रीदिंग होती है, इंस्पिरेशन में डार्सल साइड क्या करता है कि रिस्पायरेटरी जो ग्रुप होता है उसको कंट्रोल कर रहा है, वो नॉर्मल ब्रीदिंग आपका चला रहा है। लेकिन एक्सप्रेशन जो कंट्रैक्शन होता है ये जो होता है IICM मतलब जो होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स, उसके बाद एब्डोमिनल मसल्स। ठीक है, ये दोनों मिलकर के कंट्रैक्ट करेंगे और एक्सप्रेशन आपका चल रहा है, हो रहा है। अब कह रहा है कि बाय कंट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम मसल्स एंड EICM मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। यानी कि जो कंट्रैक्शन आप देख रहे हैं ये जो कंट्रैक्शन जो होता है डायफ्राम मसल्स एंड जो होता है EICM है, और यहां पर एब्डोमिनल मसल्स और IICM है मतलब इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स है, और ये आपका एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। ठीक है, तो आपको जानना यह है कि जो डार्सल रीजन होता है मेडुला ऑब्लंगाटा का वह इंस्पिरेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, जो वेंट्रल साइड होता है वह एक्सप्रेशन मैकेनिज्म को कंट्रोल कर रहा है, प्लस IICM मसल्स को और एब्डोमिनल मसल्स को। जो आपका डार्सल वाला है वह डायफ्राम को और EICM को। अब देखिए एक होता है पोन्स रीजन, मेडुला का ही है, इसको हम नीमोटैक्सिक सेंटर कह रहे हैं। क्या कहेंगे इसको हम लोग, नीमोटैक्सिक सेंटर कहते हैं।
इसमें एक होता है स्विच ऑफ सेंटर होता है, जिसमें इंस्पिरेशन पूरी तरह से आपका स्टॉप हो रही है। होता क्या देखिए, करा इंक्रीज एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन डिक्रीज। इसमें होता क्या है, सॉरी ये पोर्शन इसका है, ठीक है। आप देखिए क्या है, स्विच ऑफ सेंटर यानी कि जो पोन्स होता है वह पोन्स क्या कहता है, इंस्पिरेशन को स्टॉप कर देगा। अगर आपका निमोटॉक्सिक सेंटर काफी ज्यादा यानी कि पोन्स आपका हाइपर एक्टिव हो जाता है तो रेट ऑफ ब्रीदिंग आपका बढ़ा देगा और ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन आपका घटा देगा। यानी कि इंस्पिरेशन का जो ड्यूरेशन होगा वह घट जाता है और जो आपका ब्रीदिंग होता है वह क्या होगा, आपका बढ़ जाता है। समझ में आया स्टूडेंट? तो ये तो जो होता है कि आपका रेगुलेशन हो गया। उसके बाद जो है कि हम लास्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं, मुझे लगता है अब कि नहीं, अभी आपका जो होता है कि ये जो मैं बताया हूं आपको, ये जो होता है कि मेडुला सेंटर है नर्वस रेगुलेशन का। अब केमिकल का कंट्रोल है आपका, केमिकल रेगुलेशन है। केमिकल रेगुलेशन देखिए क्या, कीमो रिसेप्टर के बेस पे होगा, यानी कि हाइड्रोजन आयन प्लस CO2 का। यानी कि हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपके ब्लड में अगर जो होता है घटेगा बढ़ेगा, या फिर CO2 का कंसंट्रेशन जो होता है कि इंक्रीज या फिर डिक्रीज करेगी, तो ये केमिकल रेगुलेशन है, क्योंकि कीमो रिसेप्टर्स लगे रहते हैं। कहां लगे रहते हैं देखिए, जो सेंट्रल कीमो रिसेप्टर्स होता है वह आपके ब्रेन में होता है, और जो पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स होता है वह कैरोटाइड आर्टरी होती है, जो एओर्टा होता है जिसमें ब्लड चल रही है उसमें कीमो रिसेप्टर लगे हुए हैं, उसको हम पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर कहेंगे। जो आपके ब्रेन में होता है वह आपका सेंट्रल कीमो रिसेप्टर है। अगर हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन आपका और जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन आपके CSF सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड में इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो आपका केमिकल रेगुलेशन कंट्रोल करेगा। अगर हाइड्रोजन आयन प्लस CO2 आपके ब्लड में इंक्रीज कर रही है, तो ये सब जो होता है कि टोटल मेडुला ऑब्लंगाटा क्या करेगा, इंक्रीज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। जैसे ही इसमें CO2 का लेवल बढ़ेगा या फिर CO2 का लेवल घटेगा, तुरंत मेडुला ऑब्लंगाटा ब्रीदिंग रेट को इंक्रीज कर देता है, यानी कि ब्रीदिंग रेट आपका बढ़ा देगा, ठीक, और उसको मेंटेन कर लेगा। तो ये हो गया आपका। उसके बाद जो होता है केमिकल रेगुलेशन। अब डिसऑर्डर की बात करते हैं स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हम लोग चल रहे हैं, थोड़ा सा और पेशेंस बनाइए। अस्थमा देखिए क्या, अस्थमा डिसऑर्डर क्या होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, यानी कि बहुत से डिसऑर्डर डिजीज हो जाएंगे आपको। जैसे अस्थमा एक बीमारी होती है, इसमें क्या होता है, अस्थमा इज ए डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग कॉजिंग द व्हीजिंग ड्यू टू द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकियोल्स। यानी कि जो आपका ब्रोंकाई रीजन था लंग्स के अंदर, जो ब्रोंकियोल्स होता है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है इन्फेक्शन हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाती है और आपको ब्रीदिंग लेने में प्रॉब्लम क्रिएट होगा अस्थमा में। एम्फाइसीमा क्या होता है, एक क्रोनिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है कि जो आपके एल्वियोलर वाल होती है ये डैमेज हो जाती है, यानी कि एल्वियोलाई की जो वाल होती है वो डैमेज हो जाती है ड्यू टू द रिस्पिरेटरी सरफेस इज डिक्रीज, और रिस्पिरेटरी सरफेस एरिया इंक्रीज नहीं कर पाती, वो डिक्रीज हो जाती है। वन ऑफ द मेजर काज ऑफ दिस सिगरेट स्मोकिंग। और इस केस में क्या होता है कि अगर आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं तो ये सबसे ज्यादा होता है कि जो आपकी एल्वियोलाई होती है, एल्वियोलाई की वॉल डैमेज हो जाती है। उसके बाद देखिए ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशनल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर में क्या होता है स्टूडेंट कि इसमें जैसे मान लीजिए कुछ इंडस्ट्री में लोग काम करते हैं, स्पेशली जैसे मान लीजिए कि इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग जो होता है, स्टोन ब्रेकिंग हो गया, ठीक है, डस्ट हो गया प्रोडक्ट में, ऐसे ऐसे कंपनी में काम करते हैं जहां पे क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ बॉडी कैन नॉट फुल्ली कप विद जो होता है सिचुएशन लॉन्ग, इस पर लंबे समय से अगर काम करते हैं, गिव राइज टू द इन्फ्लामेशन ऑफ द लीडिंग टू द फाइब्रोसिस। ठीक है, इसमें होगा क्या कि देखिए उनका जो प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रोसिस टिश्यू यानी कि लंग्स में इंफेक्शन हो जाएगा डस्ट पार्टिकल के बैठने से, एंड जो होता है काज द सीरियस लंग्स डैमेज, और लंग्स जो होता है डैमेज हो जाता है। वर्कर इन सच इंडस्ट्री शुड बी द प्रोटेक्टिव मास्क। इसीलिए इस तरह के इंडस्ट्री में जो भी वर्कर काम करते हैं वह जो होता है स्टूडेंट आपका क्या यूज करते हैं, मास्क यूज करते हैं। तो स्टूडेंट आप देख रहे होंगे कि डिसऑर्डर जो होता है मैंने पढ़ा दिया आपको। फाइनली मुझे लगता है कि ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया।
अगर आपके माइंड में कोई डाउट है, कोई कमेंट है, तो कमेंट बॉक्स में आप जो होता है कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इट्स ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी इसको आप सेंड कर दीजिएगा।